हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवारें पर्दों सी हिलने लगी हैं, शर्त इतनी है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हर लहराते लाश को अब चलनी चाहिए। मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं, शर्त इतनी है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। ये राष्ट्रवादी कवि दुष्यंत की लाइनें थी जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय कही गई थी। और हमारे देश की जो संविधान बना और देश को आज़ादी मिली, उसके क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। अक्सर कंपटीशन में इन चारों के बारे में सवाल आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन में क्या डिफरेंसेस हैं, किन बातों को ध्यान रखा जाए, किन बातों को छोड़ा जाए। तो आइए हम सिलसिलेवार इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो था, स्टेफर्ड क्रिप्स जो भारत सचिव बनाए गए थे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, भारत में एक संवैधानिक विचार तैयार करने के लिए भेजा गया था। इनका कारण ये था कि द्वितीय वर्ल्ड वार जो दुनिया में चल रहा था 1939 से ये 44 तक चला है, तो इसमें सहयोग चाहता था। ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि उसे सहयोग किया जाए भारतीयों के द्वारा, इसीलिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया भारत में। 1942 में जब भेजा गया तो इन्होंने यहाँ पर भारतीयों से मदद के लिए अपना स्ट्रेटजी बताया कि अगर आप हमको मदद करेंगे तो मैं आपको स्वशासन, डोमिनियन स्टेट के बारे में विचार करूंगा और आपके लिए ये संवैधानिक मसौदा तैयार करूंगा। लेकिन भारतीय ने, कांग्रेसों ने इसका अस्वीकार कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। इसीलिए जो है एक तरह से क्रिप्स मिशन 1942 जो था वह भारत में असफल हो गया। तो क्रिप्स मिशन से क्या हमको पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग के लिए अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भेजा गया यह मिशन था। भारतीयों ने इसे पोस्ट डेटेड चेक करके संबोधित किया, यानी कि एक ऐसा चेक जो कभी भांजेगा नहीं, यानी कि भारत को कभी आजादी मिलेगी नहीं। ये पिछले रवैये को दोहराती थी, इसीलिए इसे कांग्रेस ने जो है अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जो है अक्टूबर 1943 में भारत के वायसराय बनते हैं बेवेल। हाँ, और 25 जून को एक शिमला में शिमला समझौता होता है, ठीक है, शिमला समझौता होता है यहाँ पर बेवेल 1945 में। शिमला समझौता के तहत भारत में एक संविधान निर्माण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और जो कि शिमला में होता है, ठीक है। तो इसको शिमला समझौता भी कहते हैं। यहां तक आते आते यानी 1945 में ब्रिटिश हुकूमत जो वहां थे, लेबर पार्टी का गठन हो चुका रहता है। वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होते हैं जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में रहते हैं। और समझिए कि ऐसी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि देना मजबूरी हो जाता है, इसीलिए यहां पर होता है। तो यहां पर क्या होता है, बेवेल योजना के तहत जो है हिंदू, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दलितों के लिए सामुदायिक सभी को बुलाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर सभी दलों को बुलाया जाता है, कांग्रेस को बुलाया जाता है, मुस्लिम लीग को बुलाया जाता है, सिख को बुलाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जब भारत आजाद होने वाला था, आजाद होने वाला था, तो भारत में छोटे छोटे बहुत सारे राजा हुआ करते थे। और जैसा कि बुक्स में लिखा गया है, लगभग 562 देसी रियासत थे जिनके
बहुत सारे जो राजा थे वो स्वायत्त शासन करना चाहते थे, और ये अंग्रेजों की चाल थी फूट डालवा शासन को, जिसके कारण वो जो आज़ादी दे रहे थे, तो इसमें एक क्लाउज जोड़ दिया गया कि इन देशी रियासतों के राजाओं को ये स्वतंत्रता होगी कि आप भारत में मिले अथवा स्वतंत्र रहे अथवा पाकिस्तान में मिले। तो ये एक बाद में विवाद का कारण बना, जो ऐसा कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर, ये बड़े राजा थे जो विवादित रहे। तो अभी वो मुद्दा नहीं है। तो इसमें सिख और दलितों को बुलाया गया, जिसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, और एक तरह से ये भी असफल हो गया। ये असफल रहा और ये भी असफल हो गया। इसके बाद जो स्थिति बन रही थी, तकरार की स्थिति बन रही थी, तो एक कैबिनेट का गठन किया गया। अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें 3 महत्वपूर्ण लोग थे। एक तो ये वापस आ गए, क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वापस आ गए, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें एक नया नाम जुड़ा, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और एक एवी अलेक्जेंडर, ये एवी अलेक्जेंडर जुड़ा, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया, कैबिनेट मिशन को अंजाम दिया। कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ कि बोला गया कि जब तक भारत में सरकारें बन नहीं जाती है तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है एक अंतरिम चुनाव कराया गया। तो उसमें था 296 सीट। कितने सीटें थी? 296 में जब चुनाव हुआ तो इसमें लगभग जो है 208 जो है कांग्रेस को मिल गया, ठीक है, और लगभग 78, ठीक है, कहीं कहीं बुक में 73 है, ठीक है। ये जो है 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। किससे मिली? मुस्लिम लीग को। अब 15 जो है देसी रियासत के राजाओं को मिली, मतलब आज के दौर पे आप कह सकते हैं कि निर्दलीय को मिली देसी रियासत। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए 8 3 11 और ये 9 तो 296 हो गया सीट। अब देखिए ध्यान देने वाली भी ये बात है कि जैसे ही मुस्लिम लीग को ये 73 सीटें मिली, वास्तविक बात है कि ये चुनाव हार गया। बहुत ऐसी जगह थे जहां मुस्लिम थे लेकिन वहां पर जीता है कांग्रेस, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया, यानी कि भारत में ये जो सरकारें बनने वाली थी 1946 के दौरान, अब वह सरकारें नहीं बनी। और चूंकि कांग्रेस जीत गई थी और भारत में नेहरू इसका प्रतिनिधि कर रहे थे, अतः इसीलिए जो है नेहरू ने क्या किया, इसे स्वीकार कर लिया। ध्यान से सुनिए, समझिए। नेहरू ने क्या किया, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया और बोला कि 16 अगस्त को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि भारतीय इतिहास का 16 अगस्त एक काला दिन है, ब्लैक डे, क्योंकि 16 अगस्त को ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की है। प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी कि इसके अगेंस्ट में इसका परिणाम क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। यानी एक तरफ से हिंदू है समझ लीजिए
और एक तरफ से मुसलमान है। जब मुसलमान इनकार कर रहा है, हिंदू स्वीकार कर रहा है, तो क्या होगा? दंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये भारत का मान लीजिए नक्शा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जो जो मुस्लिम प्रांत थे वहां तो मुस्लिम लीग जीते, यानी कि ये जो पहले एरिया था पंजाब का, इधर मुसलमान जीते। अब मुसलमान इधर भी थे, इधर भी जीते, और मुसलमान यहां भी थे, यहां भी जीते। लेकिन बाकी सभी जगहों में, यानी कि बाकी सभी जगहों में जो है कौन जीता है? कांग्रेस। कौन जीता है? कांग्रेस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हुई कि देश में मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया और उसके प्रतिनिधि कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक कार्रवाई के बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, यानी कि अब एक राष्ट्र नहीं बनेगा, अब दो राष्ट्र बनेंगे, एक का हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। यानी कि कौन कौन राष्ट्र बनेगा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात है, पूरे देश में बंगाल में, पंजाब में, नोआखली, सिलहट्टी, जहां जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, ज्यादा क्षेत्र थे, वहां वहां दंगे होने चालू हो गए। तो अंग्रेजों ने, यानी कि इसका मतलब ये है, कैबिनेट मिशन के तहत आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। तीन प्रमुख आदमी हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अब ध्यान दीजिए, 1946 में ही भारत में नौसेना का विद्रोह होता है, यानी 1857 के बाद जो है, 1857 के बाद सबसे बड़ा विद्रोह होता है फिर 1946 में नौसेना विद्रोह। और इससे घबरा जाता है, बेवेल सोचता है कि इसको कुचल के रख देंगे, खत्म कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। नौसेना विद्रोह तो ये 1946 में होता है। यानी कि मजबूरन देश में क्या हो रहा है कि एक तरफ दंगा हो रहा है, एक तरफ फोर्स अटैक कर रहे हैं, वो भी विद्रोह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्लीमेंट एटली ने पुनः भारत में संवैधानिक स्वायत्तता देने के लिए माउंटबेटन को भेजता है 1947 में। ये देखिए माउंटबेटन 3 जून 1947 को ये घोषणा करते हैं। इसके पहले क्लीमेंट एटली जो है वह क्या करते हैं, 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 1947 को घोषणा करते हैं कि हम जो है देश को आजाद कर देंगे, और 24 मार्च को इसके लिए भेज देते हैं माउंटबेटन को। माउंटबेटन, अब ध्यान देने वाली बात है, माउंटबेटन कौन है? वायसराय, यानी भारत का सर्वोच्च अधिकारी वायसराय। वायसराय जो है ये कौन सा है वायसराय? अंतिम वायसराय। वायसराय कैसे? अंतिम वायसराय। और ये वायसराय जब आते हैं माउंटबेटन तो ये क्लियर करते हैं कि भारत में ये होगा, आजादी मिलेगी भारत को। लेकिन तब तक नहीं हुआ रहता है कि भारत में 2 देश बने। लेकिन परिस्थिति इतने दंगे होते हैं, लोग मरते रहते हैं। महात्मा गांधी को आदमी बोलता है
कि महात्मा गांधी के काम बंटवारा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने बोला था कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं पाकिस्तान को बनने नहीं दूंगा, मेरी मृत लाश पे ही पाकिस्तान का निर्माण होगा। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है पाकिस्तान को लेके। वो कभी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। बंटवारा कौन चाह रहे थे? जिन्ना चाह रहे थे। बंटवारा से जिसको लाभ होगा वो चाह रहे थे, है ना। कांग्रेस के भी कुछ पक्षधर जिनको सत्ता मिलती वो चाह रहे थे। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि गांधी ने क्या कभी भारत का कोई बहुत बड़ा पद लिया है क्या? राष्ट्रपति बन गए पहली, कि प्रधानमंत्री बन गए, कि रक्षा मंत्री बन गए, कि कोई मंत्री बन गए? कोई नहीं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ त्याग करने आया था भारत में, इसीलिए उनको महात्मा कहा गया। कोई गांधी के बराबर नहीं हो सकता है। तो अंतिम वायसराय कौन है? माउंटबेटन। माउंटबेटन ने भारत को अंतिम रूप से 3 जून 1947 को भारत को आजादी की घोषणा कर दी। क्या भारत को? और इसके लिए जो है आपका वहां कि अब जो है 3 जून 1947 को है कि 48 में इन्होंने कहा कि अब जो है देश को आजादी जो है मिलेगी। कब मिलेगी? 48 में आजादी देंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसे बदलती गई, इतने दंगे होने लगे कि लास्ट में इनको आजादी अचानक से 15 अगस्त को ही करनी पड़ी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को हिंदुस्तान बना। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारत को कैसे आजादी मिली। 15 अगस्त का दिन यद्यपि हमारे लिए, हमारे देश के इतिहास के लिए स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इसके पीछे एक काला सच ये भी है कि उस दिन ना जाने कितने लाखों लोग मारे गए। उत्सव तो वही मना रहा था जिसको सत्ता मिली थी, लेकिन लाखों के लाखों लोगों के घरों में मातम था, लाशें बिछी हुई थी और उसी लाशों को रोकने के लिए गांधी रो रहे थे बंगाल में कि आओ हमको मार दो लेकिन इनको नहीं मारो, बचाओ। और वहां भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं को नहीं मारा जाए, भारत में मुसलमानों को नहीं मारा जाए, लेकिन ऐसा वह कर नहीं सके। और अंततः महात्मा गांधी को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी और 30 जनवरी 1948 को वो महान आत्मा सदा सदा के लिए इस धरती से विदा हो गया। तो आपने आज जाना कि कैसे हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्रिप्स मिशन, बेबेल और कैबिनेट और माउंटबेटन का योगदान रहा और कैसे हमारा देश आजादी की ओर बढ़ा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।